नमस्कार। भूगोल की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अब तक पढ़े हुए विषयों से, अब तक पढ़े हुए टॉपिक से कुछ थोड़ा सा अलग हटके है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अभी तक आप भूगोल के बारे में जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं कि भूगोल विषय क्या है। आपने ये भी पढ़ा कि उसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में ग्रह क्या है, तारे क्या हैं, और पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, अध्ययन के रूप में आप लोग उसे पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अल्टीमेटली अब जब हम पृथ्वी के अंतर तक, वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पृथ्वी तक हम पहुँच गए हैं अध्ययन करते करते, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी अब आगे कैसी दिखती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ये हमारा धरातल, इस धरातल के अंदर, इस धरातल के ऊपर की जितनी भी सतह, जितनी भी चीज़ें, जितना भी वर्णन था, वो सब भूगोल के विषय वस्तु है। यानी भूगोल एक वितरण विज्ञान, जिसके तौर पे आप पूरी की पूरी एक क्लास इस बारे में ले चुके हैं और उसे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं। लेकिन इस आज की क्लास में हम जिन जिन बिंदुओं को छुएंगे, जिन जिन चीज़ों पर हम अपने आप को कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी चीज़ें होंगी जिन चीज़ों को हम इस दौरान देखेंगे। पहली चीज़ जो होगी, अरे चलो, पहला बिंदु जो इस शीर्षक के तहत हम अध्ययन करेंगे वो है पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस शब्दावली का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ पर आएंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की शब्द के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक उसकी अंदर की गहराई तक जाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो पहला होगा हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शब्द का अर्थ। दूसरा, वो कौन से स्रोत हैं जहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उन सारे सोर्सेस के बारे में जानना, उन सारे स्रोत के बारे में जानना जहां से हमें पता चला। तीसरी चीज़, वो जो जानकारी हमें मिल रही है जिन स्रोतों से, वो किन प्रक्रियाओं के द्वारा हमें मिली और उनकी व्याख्या हम किस तरह से करते हैं। ये जो तीसरी चीज़ है ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे पास सोर्सेस थे। और जो चौथी चीज़ है वो है हमारी पृथ्वी सतह के नीचे वास्तव में कैसी है। क्योंकि हमने ये जान लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना शब्द का क्या अर्थ है, हमने ये जान लिया कि वो जानकारी या वो स्रोत कौन से हैं, हमने ये भी जान लिया कि वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं, तो इसके साथ हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यही इस आज के इस विषय, आज के इस क्लास का मेन टॉपिक रहेगा कि हमारी पृथ्वी आखिर सतह के नीचे दिखती कैसी है। तो सबसे पहले हम हमारी पहले बात पर आते हैं, और वो पहली चीज़ है कि नंबर 1, इस शब्द का क्या अर्थ है, आंतरिक संरचना शब्द का अर्थ क्या है। ये यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है। अगर हम इसे काल्पनिक तौर पे देखें तो ये एक पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की सतह है, और इसके ऊपर ये जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम कहते हैं सतह। आपने अपनी पहली या दूसरी क्लास में जब ये जानकारी प्राप्त की कि भूगोल क्या है, तो भूगोल विषय में आपने देखा होगा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वितरण का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम भूगोल कह रहे हैं। तो फिर पृथ्वी के सतह के नीचे जाकर के हमें उसके अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा यही है कि पृथ्वी की सतह के भीतर जो जितनी भी चीजें आएंगी वो किस अवस्था में है, उनका क्या संगठन है, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किस किस मटेरियल से वो बनी हुई हैं, किस तरह से वहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं, क्या अलग चीज़ें वहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन आज की हम इस क्लास में करेंगे। ये चीज़ हो जाएगी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये शब्द का अर्थ है। दूसरा प्रश्न जिसका जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे वो ये है कि भूगोल के छात्र को इस विषय को समझने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ गई। भूगर्भ विज्ञान एक अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट विषय है, जिसके दौरान हम ये जानते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी
का अंतरतम कैसा है, यानी भूमि अपने गर्भ में किस तरह से है, इस पूरे के ऊपर एक विषय हमारे पास उपलब्ध है। तो फिर भूगोल के छात्र के लिए क्यों ज़रूरत हो गई कि हम इसके आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करें? क्या हमारे पास और कुछ पढ़ने के लिए कम पड़ रहा था? क्या हमारा विषय क्षेत्र इतना संकुचित था कि हमें नई चीज़ों को डालना पड़ा? कदापि नहीं। भूगोल इटसेल्फ अपने आप में इतना वाइड है कि हम जहाँ पे भी नज़र डालते हैं हमें भूगोल ही भूगोल नज़र आ रहा है। तो फिर इस एक नई चीज़ को हमने इसमें शामिल क्यों किया? ज़रा गौर से देखें। आगे आने वाले हर एक चीज़ के बारे में जब भी आप बात करेंगे, चाहे आप बात करें पृथ्वी के धरातल के ऊपर स्थित उच्चावचों की, जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, नदी, नाले, महासागर, ये सब चीज़ें, चाहे आप बात करें इसके क्लाइमेट की, चाहे आप बात करें किसी और चीज़ के बारे में भी, तो हर एक चीज़ में आप यही देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसका लिंक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ज़रूर है। पृथ्वी कैसे बनी ऊपर से, इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो मूल जो जड़ है वो छिपी हुई है इसकी आंतरिक संरचना में। इसलिए भूगोल के विद्यार्थी के लिए जब हम आगे के विषय पढ़ते हैं, जब हम ये जानते हैं कि इसके ऊपर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, जब हम ये जानेंगे कि इसके ऊपर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, जब हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि इसके ऊपर ये जो हमें अलग अलग प्रकार के पर्वत कैसे नज़र आ रहे हैं, अलग अलग जगह की क्लाइमेट में कैसे वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर वनस्पति अलग अलग क्यों नज़र आ रही है, इन सारे क्यों का जवाब आपको तभी मिल सकता है जब आप ये अच्छे से समझ जाएं कि पृथ्वी अपने भीतर कैसी है। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसकी आंतरिक संरचना पर ही निर्भर करेंगे। इसलिए आज की क्लास हर एक मुद्दे से बहुत ही अहम है। ये वो एक कड़ी है, ये जॉइनिंग कड़ी है जो अब तक आपने जो पढ़ा उसको और आगे आने वाले सभी विषयों, सभी जो टॉपिक्स हैं उन सबको जोड़ेगी। ये कड़ी आपको इस स्थान, इन विषयों से आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाएगी और इसलिए ये बहुत मजबूत होनी ज़रूरी भी है। तो दोनों सवालों के जवाब हमें आज यहाँ पर मिल गए। पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ये वो है कि पृथ्वी सतह के नीचे अपने अंतरतम हिस्से तक कैसी दिखती है। और दूसरा, भूगोल के विषय को इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ भी जाएं तो हम उसे समझ नहीं सकते और समझ भी जाएं तो हम उसके ऊपर गुणन या मनन नहीं कर सकते। तो चूंकि आप लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को अगले 3 साल तक लगातार इस विषय को न सिर्फ पढ़ना है, समझना है, बल्कि इस विषय के साथ जीना है ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को इस फील्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आज की इस क्लास में अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये अपनी आंतरिक संरचना में कैसी दिखती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पहली चीज़ ये थी कि पृथ्वी, जो हमने पॉइंट्स लिखे थे कि हम किन शीर्षकों के आधार पर इसका वर्णन करेंगे। तो पहला हमारा शीर्षक यही था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ जानेंगे और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हम उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जहां से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन स्रोतों को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 3 क्लियर कट भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला भाग हमने कृत्रिम स्रोतों का बनाया है, दूसरा भाग हमने प्राकृतिक स्रोतों का बनाया है और बीच में हमने एक स्रोत और रखा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, हम 1 बाय 1 बात करते हैं इसके बारे में। पहला हम लेते हैं ताप। पहला स्रोत हमारा है तापमान। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कृत्रिम क्यों है और प्राकृतिक हमने किस किस चीज़ों को क्यों लिया है। पहले बात करते हैं ताप। ताप सब लोग चूंकि भूगोल के विद्यार्थी, और ये मैं मान के चलती हूँ कि आप चूंकि इस स्टेज पर आ गए हैं, चाहे आप भूगोल के विद्यार्थी रहे हो या नहीं रहे हो, तापमान क्या होता है ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा भी टेम्परेचर या तापमान की बात हम यहाँ पर थोड़ा सा कर लें कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है, क्या होगा? वस्तुएं पिघलेंगी या कठोर होंगी? मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को क्लियर होगा कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे ठोस पिघल के तरल अवस्था के अंदर आ जाता है। अगर ठोस पिघल के तरल अवस्था में आ जाता है तो इसका मतलब ताप उच्च, तो अवस्था हमारी जो होगी किसी भी पदार्थ की वो तरल, और तरल के बाद और अगर ताप बढ़ने पर गैसीय अवस्था हो जाएगी।
यहाँ तक अगर चीज़ समझ में आ गई तो एक चीज़ और शायद आप लोगों को पता होगी, ध्यान में होगी, कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम भीतर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसके तापमान में वृद्धि होती जाती है। जैसे अगर हम इस सतह की बात करें, यहां से हम गड्ढा खोद के अंदर की ओर जाएं और केंद्र की तरफ बढ़ें, तो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। यानी जितना ताप हमें यहां नजर आ रहा है उससे ज्यादा यहां, और केंद्र तक अधिकतम तापमान पहुंच जाता है। एक सर्वे और या जिसको कहे कि एक कैलकुलेशन के आधार पे ये माना गया है कि पृथ्वी के केंद्र में उतना ताप मौजूद है जितना ताप सूर्य की सतह पर है। एक्सट्रीम, हमारे लिए शायद ये सोचना इतना आसान या महसूस करना तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर जब तापमान इस तरह से इस हद तक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर इस सतह पे जो चट्टानी भाग नजर आ रहा है, जो चट्टानें नजर आ रही हैं, वो ठोस अवस्था में है। लेकिन ताप क्या कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि जो है वो इससे जब यहां तक जाएंगे तो पहले उन्हीं ठोस पदार्थ को पिघलाएगी, यानी तरल हिस्से में आएंगे वो, और उसके बाद उन्हीं को नीचे की ओर पहुंचते पहुंचते गैसीय अवस्था बन जाएगी। यानी अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ताप बढ़ने से अवस्था में परिवर्तन आता है। हम कह रहे हैं कि ताप बढ़ता जा रहा है, यानी अवस्थाएं ठोस से तरल और तरल से उसके बाद में द्रव, यानी गैसीय अवस्था के अंदर शामिल हो गई। इसका मतलब ताप के द्वारा हमें यह पता चल रहा है कि पृथ्वी अंदर से पिघली हुई अवस्था में है और उसके बाद जाकर के एक्सट्रीम में जाके गैसीय अवस्था में है। अगर हम इस चीज पर एग्री हो गए हैं तो हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, और दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं दाब। दाब इकाई क्षेत्र के ऊपर वायु का पड़ने वाला भार, या ये इसको हम कहेंगे वायु दाब। लेकिन जब हम अंदर पृथ्वी के अंतरतम की बात करेंगे तो इकाई क्षेत्र के ऊपर वाली चट्टानों का पड़ने वाला भार जो है उसको हम दाब कहेंगे। दाब, इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने अपने डेली रूटीन में देखा भी होगा। आपने एलपीजी के गैस सिलेंडर देखे, वो जो किचन में स्लैब के नीचे की तरफ रखे हुए होते हैं, लाल लाल रंग के, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। उन गैस सिलेंडर्स में क्या भरा हुआ होता है? नेचुरली गैस होती है, तभी उनको गैस सिलेंडर कहते हैं। अगर उनमें गैस है तो आप जब उसे हिला के देखें, मूव करा के देखें, तो आपको उसके अंदर पानी या तरल अवस्था में किसी चीज के होने का आभास क्यों होता है? एक बार फिर से मैं जो कहना चाह रही हूं आप उस चीज को समझें कि गैस सिलेंडर में तरल के होने का आभास, पानी नहीं मिलाया हुआ उसमें। आप ये सोचे कि गैस एजेंसी वालों ने पानी मिला करके आपके घर में भेज दिया है, पानी से तो फिर गैस चलेगी नहीं। आप जब अपना बर्नर ऑन करेंगे उसमें से अगर फ्लेम निकल रही है, इसका मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, तो फिर वो तरल क्या है? एक्चुअली जब गैसीय अवस्था वाली किसी भी चीज पर हम प्रेशराइज करते हैं, दाब के साथ उसको किसी छोटे पार्ट के अंदर भरा जाता है, तो वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आप देखें गैस के अणु बहुत दूर है, जब हमने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया तो वो तरल में बदल गई। तरल पे जब हम और प्रेशर लगाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके सेमी सॉलिड और सॉलिड में चेंज हो जाएगी। यानी दाब क्या कह रहा है, इस चीज को समझें। दाब ये कह रहा है कि जैसे जैसे दाब उच्च होता है, जैसे जैसे दाब उच्च होता है, वैसे वैसे पहले गैस जो होती है वो तरल अवस्था में बदलती है, और तरल जो होगा वो सेमी सॉलिड, जेली लाइक या फिर ठोस उसमें बदल जाएगा। अब आप यहां पर नजर डालें, ताप कह रहा था कि पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है, और दाब कह रहा है कि चूंकि इस सतह पर, इस हिस्से पर जिसे मैं ए पॉइंट कह रही हूं, वहां पर ऊपर स्थित चट्टानों का दाब अगर यहां बी पॉइंट कह रही हूं, उसके कंपैरिजन में ए पर दाब कम है, बी पर दाब ज्यादा है। यानी जैसे हम नीचे जाते जाएं, ऊपर की चट्टानों का दाब उसके ऊपर बढ़ता रहेगा। अगर दाब बढ़ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र तक जाने पर दाब में वृद्धि होती जाती है। दाब बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दाब क्या करेगा? गैस को तरल और तरल को ठोस में बदल देगा। यानी दाब ये कहना चाह रहा है
कि जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा वैसे वैसे पृथ्वी ठोस होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, सघन होनी चाहिए। तो ठीक है, हमने लिख दिया दाब के अकॉर्डिंग ये ठोस अवस्था में होनी चाहिए। 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए और दोनों ही पॉइंट बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट दे रहे हैं। ताप कह रहा है पृथ्वी अंदर से पिघली हुई अवस्था में है और दाब कह रहा है कि पृथ्वी अंदर से ठोस अवस्था में है। तो किसकी बात माने? ठीक है, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं और वो बात है घनत्व। ये तीनों जो है, इन तीनों पॉइंट्स को हमने हमारे कृत्रिम सोर्स या कृत्रिम स्रोतों के अंदर रखा है। पहला हमने डिस्कस कर लिया ताप, दूसरा हमने देख लिया दाब, अब तीसरा है घनत्व। घनत्व, इस पृथ्वी की सतह की चट्टानों का घनत्व हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो चट्टानी भूभाग है उसे जब कैलकुलेट किया गया तो वो घनत्व हमारे पास आया 2.7 से लेकर के लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर से फिगर देखें तो 2.7 से 3 के बीच में इसका घनत्व आता है। लेकिन पृथ्वी के मूवमेंट और दूसरी कैलकुलेशंस के जरिए जब हमने देखा तो पूरी पृथ्वी का घनत्व जो आया, यानी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, वो हमारे पास निकल के आता है लगभग 5 या 5.5 तक हम इसे ले जा सकते हैं। जब सतह का घनत्व 2.7 से 3 के बीच में है और संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, तो भीतर का घनत्व कम होगा या ज्यादा? भीतर का घनत्व डेफिनेटली ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा, कहां पे ज्यादा, ये सब हम लेटर ऑन हमारे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर एक चीज समझ में आ गई कि पृथ्वी अपने भीतर ज्यादा घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है। तो घनत्व कह रहा है कि ऐसी चट्टानों से पृथ्वी अपने भीतर से बनी हुई है जो ज्यादा सघन है, जो ज्यादा घनत्व को रखती हैं। 3 चीजें, 3 कृत्रिम सोर्स हमने देखे और इन तीनों से हमें बिल्कुल अलग अलग जानकारी हासिल हुई। तो हम क्या इस अधूरी जानकारी को ही अपनी संपूर्ण जानकारी मान ले? भी किसी की इच्छा करे तो वो ताप को माने, तो वो कहे पृथ्वी अंदर से पिघली हुई अवस्था में है, कोई कहे ठोस अवस्था में है, कोई कहे सघन अवस्था में है। अगर आपको लगता है कि ये सब सही है, अलग अलग राय रखना, तो ठीक है, हम हमारा लेक्चर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें वैज्ञानिक आधार पर जान लेना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो हम इसे थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। इन 3 कृत्रिम स्रोतों के बाद हम ये देखते हैं कि आखिर हम इन स्रोतों पर रिलाय क्यों नहीं कर सकते। भाई, आपके एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर के पास एक पार्क है। मैं आपसे पूछती हूँ, भाई हाँ, किसके घर के पास पार्क है? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि मेरे घर के पास पार्क है। तो मैं उससे कह रही हूँ कि अच्छा भाई, मुझे बताना उस पार्क में क्या क्या है, कल तुम देख के आना। बहुत सिंपल है। वो गया पार्क में, उसने देखा कि कुछ बेंचेस हैं, ग्रीनरी है वहाँ पर, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एक प्याऊ भी लगी हुई है, 2 गेट हैं उसके, और अल्टीमेटली उसने नेक्स्ट डे आकर के मुझे बता दिया कि मैम वहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। बहुत आसान, और एग्जैक्ट उसने जो चीज़ें बताई उसके आधार पे मेरे अंदर भी पिक्चर क्लियर हो गई कि इसके घर के पास वाला पार्क ऐसा होना चाहिए। अब मैं ये कह रही हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो जाओ जाके देख लो। बहुत सिंपल, कि क्या करें, जाएं हम पृथ्वी के अंदर, तब में जाएं, देख लें। यानी हम क्या करें कि पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदें, रॉक सैंपल्स निकालें और उन सैंपल्स को हम देख लें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो फिर हमें इन सारे अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की भी ज़रूरत कहाँ है। तो आप अपने इनसेट में देख रहे हैं कि एक आपको एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है। ये महासागर के ऊपर स्थित एक शिप के ऊपर एक ड्रिलिंग मशीन है, और इस ड्रिलिंग मशीन ने वहाँ महासागरीय तली के अंदर छेद किया, और जितनी गहराई तक ये छेद कर सकती थी वहाँ तक के छेद करने के बाद इसने रॉक सैंपल लिया, और उस रॉक सैंपल के आधार पर इसने चट्टानों के बारे में वर्णन किया। लेकिन सिर्फ इसी के ऊपर हम रिलाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब ये रॉक सैंपल ले लिया इसने और उसके आधार पर हमें पता चल गया, तो फिर आगे की बात कहाँ है? तो आप गौर से देखें कि पृथ्वी का जो व्यास है, व्यास मतलब शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर यहां से हम जाना शुरू करें इस सतह से और पूरा नीचे तक निकल जाए, ठीक इसकी दूसरी सतह पर, तो इसे हम कहते हैं पृथ्वी का व्यास, और इसके केंद्र तक होती है त्रिज्या। ये जो पृथ्वी का व्यास है, ये पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है।
पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। तो और हमने जो गड्ढा किया वो किया सिर्फ 9.6 किलोमीटर तक। क्या जाना हमने? कुछ भी नहीं भाई। जब हम तरबूज लेने के लिए जाते हैं और तरबूज वाले से पूछते हैं कि बताओ भाई मीठा है या नहीं है, तो तरबूज वाला क्या कहता है? हाँ आप देख लो ऊपर से बिल्कुल हरा रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा काट के दिखा। तो वो सिर्फ ऊपर की पतली सी लेयर काट के हमें दिखा दे, जो ग्रीन लेयर है, तो उससे पता चल जाएगा कि वो हरा है, अंदर से मीठा है या नहीं है। वो क्या करता है? वो उसके सेंटर तक एक कट लगा करके हमें पकड़ाता है और हम देखते हैं कि हाँ हरा है। यानी सिर्फ ऊपरी सतह से सैंपल लेने पर हमें ये कतई पता नहीं चल सकता कि वो चीज अंदर तक कैसी है। और जबकि इन सब चीजों से हमें पता चल गया कि वेरिएशंस है, हम श्योरिटी नहीं रख पा रहे हैं कि वो कैसी है, तब तो हमारे लिए और भी ये जानना जरूरी है कि हम डायरेक्टली पता कराएं, हम देखें कि वो अंदर तक कैसी है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज क्लियर हो गई आपके कि हम डायरेक्ट सैंपल्स क्यों नहीं ले सकते अब हम, क्योंकि हम सिर्फ 9.6 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, जो नेग्लिजिबल है, जो सतह का भी ऊपरी भाग है। तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ और थ्योरीज पर जाना होगा, कुछ और सिद्धांतों पे जाना होगा, कुछ और चीजों पर जाना होगा, जिससे हमें यह पता चले कि पृथ्वी आखिर अंदर से कैसी है। तो कुछ और स्रोत जिसमें हम लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत, जो आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत थे वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो उससे संबंधित जो स्रोत है वो हम ले रहे हैं। और वो स्रोत में 3 मोटे मोटे तौर पे मैं सोर्सेज ले रही हूँ, 3 मोटी मोटी थ्योरीज ले लेती हूँ, क्योंकि सारी थ्योरीज बाकी सारी आपने डिटेल में पढ़ ली हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि पहली और सबसे इनिशियल जो थ्योरी चली थी वो चली थी नेबुलर हाइपोथेसिस, जो निहारिका परिकल्पना लाप्लास की थी। उससे पहले हालांकि कांट और उससे पहले बहुत सारी आ गई थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ थी वो यहाँ से शुरू हुई थी कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जिसने ये कहा था कि शुरुआत में पृथ्वी जो एक थी वो आग का गोला थी, एक सूर्य था और उसके बाद में अलग अलग रिंग्स निकली, उस आग एक निहारिका बनी और निहारिका के बाद में वो रिंग्स बनती गई और उसके बाद में ग्रह बन गए और जमने की वजह से वो जो एक गैसीय अवस्था थी वो जमने की वजह से पृथ्वी बनी या अन्य ग्रह बने। अगर इस चीज को हम सही माने तो पृथ्वी कैसी हुई? पृथ्वी हुई बिल्कुल हमारी टेनिस की एक बॉल की तरह। टेनिस बॉल जैसी क्यों? क्योंकि इसका ऊपरी भाग जो है वो जम करके ठोस हो गया, लेकिन अंदर अभी भी गैस भरी हुई है। जैसे टेनिस की बॉल अंदर से खोखली है जिसमें गैसेस होती है। ठीक है, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस या लाप्लास की निहारिका परिकल्पना हमें बता रही है कि पृथ्वी अंदर से गैसीय अवस्था में है। ठीक, दूसरी थ्योरी पर आते हैं हम, ओटो श्मिड की ग्रहाणु परिकल्पना। और ओटो श्मिड की ग्रहाणु परिकल्पना जो था उसमें यह था कि एक तारे के अंदर से विस्फोट होने के बाद में छोटे छोटे ग्रहाणु बन गए, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स थे। जो बड़ा पार्टिकल था उसने आसपास के सॉलिड पार्टिकल्स को अपने इकट्ठा कर लिया और इस तरह से धीरे धीरे वो ग्रहाणु बड़े होते गए और ग्रहों का निर्माण हो गया। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो क्या है? सॉलिड, ठोस है, कॉर्क बॉल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरी थ्योरी हमें कह रही है कि वो कॉर्क बॉल है, क्रिकेट की जो कॉर्क बॉल होती है, जो अंदर तक वैसे ही पार्टिकल से बनी हुई है जैसे वो ऊपर से है, ठोस की ठोस। ये दो चीजें, दो थ्योरी ली, लेकिन दोनों अलग अलग रिजल्ट दे रही है। कोई बात नहीं, तीसरे से राय ले लेते हैं। तीसरी थ्योरी थी हमारी जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। और ये परिकल्पना जो थी वो ये कह रही थी कि सूर्य के पास से एक तारा निकला और तारे की वजह से बहुत तेजी से वहां से एक पदार्थ जो था वो बल्जिंग आउट हुआ, मतलब उसमें से एक ज्वारनुमा संरचना निकली। और ज्वार हमेशा तरल पे निकलता है, तो ज्वारनुमा संरचना जो निकली उसके टुकड़े हुए और 9 टुकड़े होने की वजह से 9 ग्रह बन गए। यानी वो कह रहा है कि पृथ्वी अंदर से अभी भी तरल है, क्योंकि ऊपरी भाग तो उसका जम गया। तो आप देखें कि वो कैसा है, पानी का एक गुब्बारा भाई, अंदर पूरा लिक्विड और ऊपर की तरफ से उसकी सतह बनी हुई है। 3 परिकल्पनाएं, 3 अलग अलग रिजल्ट। एक बार फिर हम उस तिराहे पर खड़े हैं कि आखिर पृथ्वी अपने भीतर से है कैसी। ना ताप बता सका, ना दाब बता सका, ना घनत्व बता सका, और ना ही ये 3 अलग अलग परिकल्पना इस चीज को स्पष्ट कर सकी, क्योंकि ये सारी ही चीजें अलग अलग चीजें बता रही है। कोई भी एक स्पष्ट तौर पर उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे उन स्रोतों के ऊपर जिसके ऊपर हम अब तक सबसे ज्यादा रिलाय कर पाए हैं, और वो स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें हम 2 चीजों को शामिल करते हैं। पहला है
ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। ज्वालामुखी शब्द आपने सुना है, बहुत छोटे थे तब से आप अपनी छोटी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी में वास्तव में हम वो सारी संपूर्ण प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं जिसमें वो नीचे से मैग्मा जो है वो निकल के और बाहर फूट करके लावा के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमें पता कैसे चलता है कि ज्वालामुखी की वजह से जो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं हम उससे पता लगाते हैं कि वो पदार्थ अगर अंदर से निकल के बाहर आ रहे हैं इसका मतलब अंदर वो सारे पदार्थ मौजूद हैं। तो ज्वालामुखी पे अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखें कि आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। जो ब्लैक फॉर्म के अंदर है पार्टिकल है वो सॉलिड पार्टिकल है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है, और इससे नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मैग्मा फ्लो हो रहा है, जिसको हम ऊपर आ गया तो उसको हम लावा कह रहे हैं कि लावा फ्लो हो रहा है। यानी सॉलिड, गैस, लिक्विड, तीनों अवस्थाओं के अंदर पृथ्वी के भीतर पदार्थ मौजूद है। यहां तक हम क्लियर नहीं कर पाए तो हम क्या करें, एक आखिरी स्रोत जो हमारे पास बच जाता है उसी पर हम अपने आप को पूरा कंसिडर करते हैं और हम देखते हैं कि अल्टीमेटली इससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। भूकंप आप सब लोगों ने महसूस भी किया होगा, आप जिस उम्र में हैं आपने अभी देखा भी होगा कि कुछ जगहों पे जो हलचल हो रही है उसको हम भूकंप कह रहे हैं, और हो सकता है कि आपने एक दो ने कुछ बहुत अच्छे झटके महसूस भी किए हों। भूकंप क्या है कि पृथ्वी के धरातल के भीतर कुछ इस तरह की हलचलें हो रही हैं और वो हलचलें पृथ्वी की सतह पर महसूस की जाती हैं, वो कंपन महसूस किए जाते हैं, उसको हम भूकंप कह रहे हैं। लेकिन भूकंप की बात को और ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हम ये जान लें कि ये भूकंप में जो शब्दावलियाँ आएंगी वो किस तरह की आएंगी और उन शब्दावलियों का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम लेते हैं भूकंप की पहली शब्दावली, और वो शब्दावली हमारी है फोकस, या जिसको हम कहेंगे भूकंप मूल। भूकंप मूल क्या है कि जिस बिंदु पर भूकंप प्रारंभ होता है या जिस बिंदु से भूकंप प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं भूकंप मूल या फोकस। दूसरी इसकी शब्दावली है ईपी सेंटर, या जिसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। यानी भूकंप जहां से शुरू हुआ उसके बाद धरातल पर जिस बिंदु पर यह सबसे पहले महसूस किया गया उस बिंदु को हम कहेंगे अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। आप इस डायग्राम में देखें, यहां पर क्लियरली दिखाया गया है कि धरातल की अगर ऊपरी सीमा आप देख रहे हैं वहां पे नीचे की तरफ एक फोकस बिंदु दिखाया गया है और इसके ठीक परपेंडिकुलर लंबवत ऊपर की तरफ अधिकेंद्र है। आप इस अपने जो बोर्ड पर बना हुआ डायग्राम है इस पर अगर आप गौर से देखें तो आप देखिए, अगर ये सतह है और भूकंप यहीं कहीं डेवलप हुआ है, इसके बाद यहाँ से वेव्स निकलती हैं और इस वेव्स की वजह से ये वेव्स अलग अलग जगह पर जाकर के धरातल पर आएंगी, लेकिन सबसे पहले ये धरातल के उस हिस्से को छुएंगी जहाँ से ये लंबवत होंगी। बाकी सब जगह इनको ज़्यादा दूरी पर जाना पड़ेगा, ये सबसे कम दूरी है, तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। तो जो डेफिनेशन हमने अभी तक डिस्कस की उसके आधार पे ए पॉइंट क्या हो गया, फोकस, और बी पॉइंट क्या हो गया, ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बाद हम इस चीज पर आते हैं कि जब हमने ये जान लिया कि भूकंप का केंद्र कहाँ है और भूकंप की अधिकेंद्र क्या है, तो हमारे लिए अब ये जानना जरूरी है कि भूकंपीय तरंगें क्या है। एक्चुअली लगातार जब कहीं कंपन बहते हैं तो वो एक तरंग की अवस्था ले लेते हैं और उसी को हम कहते हैं भूकंपीय तरंगें। लगातार बहने वाले कंपन भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। तरंगें तीन प्रकार की, जिनमें है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ये जो पी, एस और एल अलग अलग तरंगें हैं, ये सिर्फ इसीलिए नाम नहीं रख दिया कि हमें अच्छा लगा कि क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए भाई, क्लासिफिकेशन से अच्छा लगता है कि भाई कोई सॉलिड चीज़ है जिसमें खूब सारे हमने वर्गीकरण कर दिया, वर्णन कर दिया। नहीं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से व्यवहार में अलग व्यवहार करती हैं एक दूसरे से, और बहुत सी इनकी क्वालिटीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। इस वजह से हमने इसको क्लियर कट तीन भागों में बांटा है, पी, एस, एल। सबसे पहले एल तरंग के बारे में हम बात कर लें। एल तरंग को हम धरातलीय तरंगें भी कहते हैं, और हमने आज तक भूकंप का जो भी भयावह रूप देखा है
वो सिर्फ इस एल तरंग की वजह से ही देखा है, क्योंकि धरातल पर जो तरंगे तीव्रता के साथ प्रवाहित होती हैं वो एल तरंगे हैं। एल तरंगे पृथ्वी के धरातल के नीचे, सतह के नीचे कम जा पाती हैं, थोड़े से ऊपर जाते ही, मतलब गहराई पे जाते ही ये समाप्त हो जाती है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी है? एल तरंगे। लेकिन जब ये सतह के नीचे जा ही नहीं पा रही हैं तो सतह के अंतरतम का वर्णन, पृथ्वी के अंतरतम का वर्णन करने में ये हमारे लिए बिल्कुल सहायक नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये एक बार नेग्लिजिबल है, इससे हमें कोई सहायता नहीं मिलती है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं हमारी दो बची हुई तरंगों पे। पहली है पी तरंग या पी वेव्स और दूसरी है एस तरंगे। पी वेव्स की क्वालिटीज़ की बात करें कि इसमें इस तरंग के अंदर तरंग के जो कण हैं वो तरंग की दिशा में ही आगे पीछे गमन करते हैं। आप बोर्ड पर गौर से देखें, अगर तरंग का मूवमेंट इस तरफ है, इस तरह से ये मूव कर रही है तरंग, यानी गति की दिशा तरंग की ये है, तो तरंग के जो कण हैं वो अगर यहीं इस तरह से मूव करते हुए तरंग को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इस तरह की तरंग को हम कहते हैं पी तरंगे। इसको हम और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे, पहले सिर्फ ये समझ लें दोनों चीजें। दूसरी है एस तरंग, यानी तरंग तो गति की दिशा तरंग की ये है सेम जो पी में थी, लेकिन इसमें जो कण है वो तरंग की गति की दिशा के लंबवत मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एस तरंगे। समझ में आया? नहीं, क्लियर नहीं हुआ? आपने सांप को चलते हुए देखा? सांप को चलते हुए देखा? कैसे चलता है वो? उसका मूवमेंट इस तरह से होता है लेकिन डायरेक्शन स्ट्रेट होती है, यानी जब उसे सामने जाना है तब भी वो अपनी बॉडी को लंबवत दिशाओं के अंदर मूव करा रहा है। वो एस वेव, एस फॉर स्नेक, एस फॉर सांप, स फॉर सांप, और वो हो गया एस तरंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी चीज कि एस तरंगे क्या हुई? एस तरंगे वो हुई जो सांप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी तरंगों के बारे में। पी तरंगे कौन सी हैं? स्प्रिंग देखिए आपने, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, एक साइड से खींच के जब छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग आगे की तरफ, वो चीज़ है, वो मोशन जो है आगे की ओर बढ़ता है, गति कर रही है, लेकिन उसमें स्प्रिंग के जो छल्ले हैं वो सब भी उसी दिशा में ही आगे पीछे हो रहे हैं, वो ऊपर नीचे मूव नहीं हो रहे। आप देखें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो पिक्चर है उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ये दोनों पिक्चर में मैंने पी वेव्स और एस वेव्स अलग अलग दिखाई हैं। पी वेव्स स्प्रिंग की वेव्स हैं जिसमें वो आगे की ओर बढ़ रही हैं, जिसमें स्प्रिंग के छल्ले भी उसी दिशा में ही आगे पीछे होते हैं। एस वेव्स में एक रस्सी को बांधा गया है और एक हाथ से झटका दिया तो उसके अंदर मूवमेंट, कणों का जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे है, लेकिन उसमें तरंग भी आगे की ओर मूव हो रही है। तो ये डिफरेंस है पी और एस वेव्स में। पिछली स्लाइड में आप देखें, वापस पिछली स्लाइड पर आए तो उसमें आप देखेंगे कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि कण और तरंग की दिशा का जो रेशियो है वो पी और एस में कैसा है, अलग अलग। लेकिन इसकी वजह से और बहुत सारी चीज़ें जो इनको अलग करती हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इनको डिफरेंस इनके अंदर ला रही है वो है दोनों का गमन किसी भी माध्यम में कैसा है। पी वेव्स ठोस में भी उतनी ही मजबूती से चल पाती है जिसमें थोड़ा बहुत अंतर के साथ ये तरल में भी मूव कर जाती है। मतलब अगर हमने किसी पदार्थ के, किसी माध्यम के अंदर से हम भेजना चाह रहे हैं पी वेव्स को और हमने देखा कि दूसरी तरफ पी वेव आ रही है, तो हमने देख लिया कि ठोस और उसके अंदर तरल दोनों के अंदर से वो निकल के सामने आ रही है। लेकिन एस वेव्स के साथ वो थोड़ी स्पेशल है, हर जगह हर किसी को लिफ्ट नहीं देती। तो एस वेव्स क्या है, वो जहाँ पर तरल आता है वहाँ पर अपने आप को रोक लेती है, या तो वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है, या फिर वो वहीं खत्म हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमने एक इस तरह का बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर आपको नहीं पता है कि क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। यहां से हमने पी वेव्स और यहीं से हमने एस वेव्स दोनों को भेजा। हमने पी और एस दोनों वेव्स को यहां से भेजा। बाहर की तरफ अगर मुझे दोनों तरंगें मिल जाती हैं तो इसके अंदर क्या है, ठोस या तरल? इसके अंदर ठोस है।
क्योंकि दोनों तरंगे सिर्फ ठोस के अंदर से ही निकलती हैं। लेकिन अगर मुझे एस वेव्स एब्सेंट मिलती है, सिर्फ पी वेव बाहर आकर के मिल रही है, तो इसका मतलब उस पूरे बॉक्स के अंदर क्या है? तरल। इसका मतलब उसमें क्या है? तरल। अगर यहां हमने इस चीज को जान लिया कि एस वेव्स वहां मिलेंगी जहां पर ठोस है और एस वेव्स उसमें से नहीं निकलेंगी जिसमें तरल है, तो मेरे ख्याल से जब भी हमें एस वेव नहीं मिलेंगी, हम क्लियर कट जान जाएंगे कि इसके अंदर तरल पदार्थ है, और जहां पे हमें पी और एस दोनों मिल जाएंगी वहां पे हमें पता चल जाएगा कि ये ठोस है। नेक्स्ट में आप देखें, जब इतना पता चल गया कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे वो मूव करती हैं, तो हम देखें कि आखिर इनका गमन और किस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। इसमें आप देखें कि भूकंपीय तरंगों के अंदर भी तरंगे दूसरी तरंगों के वाले जो विशेषताएं होती हैं वो इनमें भी हैं। इनमें भी अपवर्तन, परावर्तन और बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी तरंगें दिखाती है वो है। तो इसमें जो अपवर्तन होता है वो तरंग की गति, उसकी ताप, और तरंग कौन से एंगल से पृथ्वी से आकर के टकरा रही है, या पृथ्वी के किसी पोर्शन से टकरा रही है या किसी चट्टान से टकरा रही है, उस पर निर्भर करता है। हम एक छोटा सा एक पिक्चर ले रहे हैं। इस पिक्चर में हम देखें कि हमने सबसे बाहर की जो बाउंड्री बनाई है वो प्लास्टिक की बनाई है, उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भरा है, और सबसे बीच का जो हिस्सा है वो बहुत सॉलिड हिस्सा भरा हुआ है। आप गौर से देखें, पी और एस ये दोनों तरंगे जो है ये प्लास्टिक को क्रॉस करते हुए थोड़ी सी मुड़ती जा रही हैं। के पॉइंट जहां पे लिखा हुआ है, आप नेक्स्ट गौर से देखें, जहां पे के पॉइंट लिखा हुआ है, जहां पर प्लास्टिक और लिक्विड में चेंज हो रहा है, वहां पर एस वेव्स तो निकल गई। एस वेव्स उस लिक्विड वाले पोर्शन के अंदर एंटर नहीं हो रही है, सिर्फ पी वेव उसके अंदर से एंटर होते हुए बाहर आगे की तरफ हमें दिख रही है, नजर आ रही है। तो आप देखें कि जहां पी और एस दोनों तरंगे दिख रही थी, वहां से लेके जहां सिर्फ हमें पी तरंग दिख रही है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर हमें पी तरंग नहीं दिखती है। यानी पृथ्वी के धरातल पर कहीं पे भूकंप आता है तो वो भूकंपीय तरंगे पूरी पृथ्वी पर, चाहे अंदर सॉलिड है, लिक्विड है, तो भी सब जगह पर हमें महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर वाले हिस्से से वो तरंगे थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन तरंगों का छाया प्रदेश आ जाता है। तो इसमें आप देखें, आपको हमने एस पी जहां लिखा है वहां से लेके जहां सिर्फ पी लिखा है, इसके बीच में लिखा है पी शेडो, यानी पी का वो छाया क्षेत्र है। तो एस का क्या? एस का भी वो छाया क्षेत्र है, लेकिन जहां हमने पी लिख दिया इसका मतलब आगे हमें पी मिलेगा, लेकिन एस तो हमें वहां पर भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप गौर से देखें कि ऊपर हमने उसी डायग्राम को रखा है, नीचे की तरफ हमने कुछ लेयर्स बनाई हैं, और साइड में हमने जो ब्लू कलर का डायग्राम रखा है वहां पर हमने उस जाल को दिखाया है कि किस तरह से हमारी तरंगे जो है वो इस जाल के रूप में प्रवाहित होती हैं। आप देखें, एंगल्स लिखे हुए हैं 0, 30, 60 और 90। 90 से थोड़ा सा नीचे जब हम आते हैं तो बीच वाले हिस्से से डाइवर्ट होने की वजह से यहाँ पर हमें कुछ तरंगे 90 के बाद से लेके और 150 से थोड़ा सा पहले तक कोई तरंग नजर नहीं आ रही है, ना एस ना पी। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चूंकि पी नजर नहीं आ रहा, 105 डिग्री से लेकर के, या 108 से स्टार्ट कह सकते हैं हम, 160 डिग्री से लेकर के 135 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो पी तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, अब एस वेव्स का क्या? एस वेव्स तो हमारी 105 डिग्री से लेकर के और बिल्कुल 180 डिग्री तक भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो वहीं से पूरी डाइवर्ट हो गई। तो एस का छाया क्षेत्र जो है वो पी के छाया क्षेत्र से ज्यादा होगा। दोनों ही हिस्सों में, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें, दोनों हिस्सों में हमने जिसको लाइट कलर में रखा है वो पी का छाया क्षेत्र है, लेकिन जहां से पी का छाया क्षेत्र शुरू होकर के नेक्स्ट राउंड पूरा करता हुआ पी का छाया क्षेत्र आ रहा है, वो पूरा का पूरा एस का छाया क्षेत्र है। अल्टीमेटली क्या समझ में आया? पृथ्वी हमारी कैसी है? ये तो तय है कि पृथ्वी चाहे अंदर से सॉलिड हो, लिक्विड हो, कैसी भी हो, लेकिन एक जैसी तो नहीं है। क्योंकि अगर पृथ्वी एक जैसी होती तो आप बोर्ड पर देखें, अगर ये पूरा एक ही मटेरियल से बनी हुई होती तो यहां से अगर वेव्स, कोई भी वेव्स, पी भेजो चाहे एस भेजो,
वहां से अगर हम क्लियर करते तो ये पूरा का पूरा एज इट इज बाहर की ओर निकल जाता। बोर्ड पर देखें आप, ये ऐसा का ऐसा बाहर की ओर निकल जाता। लेकिन कुछ हिस्सों के अंदर हमने अभी जो जाल देखा, आप देखें कि ये जो ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा बाहर निकल जाना चाहिए था अगर ये एक ही पदार्थ से बनी हुई होती। लेकिन हमने अभी जो जाल देखा, हमने क्या देखा कि जहां से ये वेव एंटर हो रही है वहां से फिर ये इस तरह से बाहर की ओर डाइवर्ट हो जाती है, फिर अंदर की ओर डाइवर्ट हो रही है और फिर उसके बाद में वापस हमें बाहर निकलती हुई दिख रही है। और ये इस तरह से हमारे पास छाया क्षेत्र के रूप में कोई ना कोई क्षेत्र मौजूद है। यानी पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा बिल्कुल एक जैसा नहीं है। जब हमने ये जान लिया कि बिल्कुल एक जैसा नहीं है, तो हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा कैसा है। अगर वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, तो क्या वो हेफेजेडियसली है, मतलब कहीं लिक्विड मिल गया, कहीं सॉलिड मिल गया, या उसका भी कोई एक पैटर्न है। तो एक चीज जो हमारी इससे क्लियर हो गई कि पृथ्वी इतनी तो तय है कि अलग अलग चीजों से निर्मित है, और हमें ये देखना है कि पृथ्वी कैसे निर्मित है। नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमने क्लियर कट लिखा है कि पृथ्वी की वहां पर संरचना परतदार है, लेयर्स हैं, परतें हैं। वो हम देख रहे थे, अभी तक हमने इस चीज को देखा कि पृथ्वी की संरचना एक जैसी नहीं है, तो नेचुरली उसके अंदर कुछ और अलग अलग चीजें होंगी, तो परतदार होंगे वो, तभी तो वो टर्न हो रही है। जब पृथ्वी की संरचना परतदार है तो कैसी परतदार है? हम एक लोकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्याज, आप सब लोगों ने देखा होगा प्याज। तो जब प्याज को हम छीलते हैं तो उसमें क्या लेयर्स हैं अलग अलग। इस तरह से जैसे हमने छिलका उतारा तो एक लेयर निकल गई, दूसरी लेयर निकल गई, तीसरी लेयर निकल गई, यानी ये क्या है, ये अलग अलग परतें हैं, वो भी परतदार संरचना है। दूसरी संरचना अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, अभी जैसे मैंने शुरुआत में तरबूज का एग्जाम्पल लिया था, तरबूज, उसमें भी लेयर्स है। पहले ग्रीन लेयर आ रही है जो उसका कवर है, उसके बाद आप देखें जो फीका फीका होता है जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, वो जो क्रीम वाइट से कलर का जो पोर्शन है उसकी भी पूरी एक लेयर है। उसके बाद हम देखें तो बिल्कुल रेड, एक जो लाल रंग का जो पोर्शन आता है, और उसमें भी हम वो बीज का हिस्सा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें बीज नहीं होते, नहीं, तो इसका मतलब उसमें भी लेयर्स है। लेकिन इन दोनों के लेयर्स में थोड़ा सा फर्क है, ऐसा फर्क जो हमें ये बताता है कि लेयर्स हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। एक के अंदर लेयर आप देखें कि वो समान अनुपात में है, लगभग एक जितनी मोटाई की लेयर्स है, एक में हम देख रहे हैं कि मोटाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। स्क्रीन पे देखें आप अपने कि पृथ्वी के भीतर परतें होती हैं, परतें घनत्व के हिसाब से व्यवस्थित होती हैं, जैसे जैसे हम केंद्र पर जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा है। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद में, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया प्याज का एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पे देखें कि प्याज में ये लेयर्स है लेकिन लेयर्स की मोटाई सबकी बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है संतरे का। संतरा या मौसमी आप सब लोगों ने खाया होगा, और जब खाया तो आपने छिलका उतारा होगा, ऐसा तो खाया नहीं, और जब छिलका उतारा तो छिलका बहुत बारीक था, क्योंकि अगर छिलका मोटा होता और फेंकना पड़ता तो बहुत दुख होता है, अंदर की चीज़ थोड़ी मोटी होनी चाहिए जो हमारे काम की हो। तो आप देखें इसको एक बहुत क्लियर उसके साथ फोकस देते हुए मैंने दिखाया यहाँ पर कि बाहरी लेयर जो है वो पतली है, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ आप देखें पिंक, ये सॉरी ग्रीन, येलो कलर का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा मोटा है। उसके बाद ऑरेंज, ये जो संतरे कलर का जो पोर्शन है ये और मोटा है, और इसके बाद आपको एक वाइट जहाँ पे बीज मौजूद रहते हैं वो हिस्सा नजर आया। एक्चुअली हमारी पृथ्वी संतरे से बहुत रिजेंबल करती है। देखें आप इसको अपने स्क्रीन पर कि पृथ्वी का अंतरतम आखिर है कैसा, बिल्कुल ऐसा। आप गौर से देखिए, बाहरी हिस्सा जिसको हम देख पा रहे हैं वो पृथ्वी की बाह्य परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर जो थोड़ी सी मोटी है उससे, उसको हम मेंटल कहते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर और चौथी लेयर मिलाकर के केंद्र या कोर बनाती है। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो हम एक एक करके इन परतों को लेते हैं और समझते हैं। इस चित्र के अंदर हमने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया कि हमने वायुमंडल को भी शामिल कर लिया। जो सबसे ऊपरी हल्का सा हिस्सा आपको दिख रहा है वो वायुमंडल है, उसके बाद क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, और कोर के अंदर भी बहुत ही डेप्थ के साथ अगर हम देखें तो हमने इसे दो भागों में बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आप देखें कि अलग अलग इन परतों के बारे में हम वर्णन लें। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन रखा हुआ है जिसमें बाह्य परत और अंदर की परतों के बारे में एक चित्र आप देख रहे हैं,
और इस क्रॉस सेक्शन के अंदर बाहरी परत का वर्णन हम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पर नाम लिख दिया क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? एक्चुअली आज तक हम जिसे अपनी पृथ्वी समझते रहे, पूरी पृथ्वी का स्ट्रक्चर समझते रहे, वही क्रस्ट है। बोर्ड पर देखें आप, ये हिस्सा, ये बाहरी परत जो आज तक हमारे लिए एक्चुअल में वास्तविक पृथ्वी था, ये जो बाहरी हिस्सा है इस पृथ्वी का, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, या उसे हम कह रहे हैं बाह्य परत। ये बाह्य परत बिल्कुल ठोस है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हमारी संपूर्ण संरचनाएं मौजूद है, यही बाह्य क्रस्ट है। तो फिर आगे की क्या क्रस्ट सब जगह समान है? क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका संगठन सब जगह समान है, या सब जगह एक अवस्था में? भाई इतना तो तय है कि हम पृथ्वी के किसी भी हिस्से में जाएं और पैर से जोर लगाएं तो अंदर तो नहीं डूब जाते। इसका मतलब सब जगह ठोस है ये, ठीक है। महासागरों की तली में भी जाओगे तो भी ठोस तो मिलेगा, लचीला तो कहीं नहीं है। तो यानी ये जो सबसे ऊपर की बाह्य परत है, ये ठोस परत है, ठीक है। इसकी गहराई अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे हम देखें, अगर हम महाद्वीपों की परत की बात करें, जिसको हम कहते हैं महाद्वीप, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, महाद्वीपों के नीचे की परत की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। ये महाद्वीपों के नीचे मिलती है, ये मोटाई में ज़्यादा होती है। मोटाई में ज़्यादा, ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि जब जहाँ पे पहाड़ है तो पहाड़ की ऊंचाई भी उस क्रस्ट में शामिल हो गई है। तो महाद्वीपों पर इस क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होती है, लेकिन महाद्वीपों पर जो क्रस्ट पाई जाती है उसका घनत्व 2.7 होता है, यानी ये घनत्व कम होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है वो 30 से 85 किलोमीटर तक रखी गई है, देखी जाती है। महासागरीय क्रस्ट की बात करें, महासागरों के नीचे जो तली, ठोस तली जो हमें मिल रही है, उसको हम महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। महासागरीय क्रस्ट अधिक सघन है, ये लगभग 3 इसका घनत्व है। ये बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है, जबकि महाद्वीपीय जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई होती है। महासागरीय तली पतली होती है क्योंकि इसके ऊपर पहाड़ जैसी संरचनाएं हमें उतने लेवल पे नज़र नहीं आती है, तो ये लगभग हमें 10 किलोमीटर तक गहरी नज़र आती है। तो क्रस्ट कंप्लीट हो गया आपका। क्रस्ट समझ में आ गया आपको कि क्रस्ट के 2 भाग, महासागरों के नीचे तो महासागरीय तली और महाद्वीपों के नीचे तो महाद्वीपीय तली, इसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम अगली परत के बारे में। लेकिन अगली परत से पहुंचने से पहले हम उस चीज़ के बारे में भी बात कर लें कि एक परत को दूसरी परत से डिवाइड करने वाली कौन सी चीज़ है। क्रस्ट को अगली परत से जो चीज़ हटा रही है, जो चीज़ अलग कर रही है, उसको हम कहते हैं मोहर-विसिक असंबद्धता। चूंकि मोहर-विसिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसे हम कहते हैं मोहर-विसिक असंबद्धता। क्यों? क्योंकि यहाँ से संबंध डिफरेंट हो गया। क्रस्ट हमें अलग तरह से नजर आ रही है, मेंटल अलग नजर आ रही है, तो इसको हम कह रहे हैं मोहर-विसिक असंबद्धता। और इस डायग्राम में आपको जहाँ पर ए नजर आ रहा है, आप नीचे इसके हॉरिजेंटल लाइन पर देखें, यहाँ पर आपको ए लिखा हुआ नजर आएगा और डार्क ब्लैक कलर की एक लाइन नजर आ रही है, वो है मोहर-विसिक असंबद्धता। जबकि जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वो है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वो है आपका महासागरीय क्रस्ट। तो अब तक 3 चीजें क्लियर। क्रस्ट 2 तरह की, और उसके बाद तीसरी हो गई हमारी नेक्स्ट असंबद्धता। अब हम बात करते हैं दूसरी परत के बारे में, और ये दूसरी परत है मेंटल, मध्य परत। मेंटल जो मध्य परत है, ये क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली परत है, और ये जेली नुमा संरचना की है। मतलब जेली टॉफी जैसी आपने देखी है, जिसको हिलाने पर वो हिल जाती है। इसके अंदर मूवमेंट्स होते हैं, वेव्स चलती हैं, और यहाँ पर पदार्थ आपस में उस तरह से संगठित या सघनित नहीं है जिस तरह से क्रस्ट पे आपने ठोस उसे देखा है। हालांकि यहाँ लिक्विड नहीं है, ऐसा नहीं है, तरल है बिल्कुल ही। ये सेमी सॉलिड कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर आपको मतलब जैसे पानी से शहद थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, वैसे ही ये शहद से थोड़ी सी और ज़्यादा है। इस संरचना को हम, इस परत को हम मेंटल कहते हैं। मेंटल
को भूकंपीय प्रमाण हमें ये बताता है कि मेंटल भी पूरी परत एक जैसी नहीं है। इसको फिर से हमने 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। 400 और 700 किलोमीटर की गहराई जो है वो इसे 2 भागों में विभाजित करती है। इसको हम इस डायग्राम में आप देखें तो ऊपर की जो ब्राउन, जो भूरे रंग की परत है उसको क्रस्ट कह दें। इसके बाद जो 3 अलग अलग कलर दिख रहे हैं, ग्रीन के अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं हरे रंग में, ये मेंटल है। सबसे ऊपर ऊपरी मेंटल, उसके बाद मध्य मेंटल और उसके बाद लोअर मेंटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे नंबर वाली परत के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी सीमा रेखा है जो मेंटल को और अंदर वाली भीतर जो परत है, लास्ट परत जो है, उनको आपस में डिवाइड करती है। उसको हम कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। गुटनबर्ग असंबद्धता। देखिए ये 2 नाम हो सकता है आपको ऐसे नजर आ रहे हो कि यार ये कौन याद करेगा, मोहरविसिक, गुटनबर्ग। तो भाई हमने अपने नाम भी तो याद किए हैं। जब किसी से दोस्ती हो जाती है तो उस दोस्त का नाम भी याद करते हैं। तो ये आप ये मान के चलो कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने हमें बताया कि ये लेयर्स हैं, एक दूसरे से अलग है। तो हम जैसे हम भगवान के 100 नाम याद कर लेते हैं, 5 नाम किसी और के याद कर लेते हैं, तो हमें वैसे ये 2 नाम याद करने हैं। और ये दिन रात अगर इनको जपोगे तो तुम्हें ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इनका आशीर्वाद मिलने पर बहुत अच्छे से तुम एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो कितनी बार तो हमने यहाँ रिपीट कर लिया कि मोहरविसिक असंबद्धता, जिसे हम शॉर्ट में निकनेम मोहो असंबद्धता भी कहते हैं। और दूसरी असंबद्धता हमारी हो गई गुटनबर्ग असंबद्धता। गुटनबर्ग असंबद्धता के बाद हमारे पास अंतरतम आता है, आंतरिक संरचना आती है, जिसे हम कहते हैं कोर। बिल्कुल इसका आंतरिक हिस्सा। लेकिन इस कोर को भी हम 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला है बाह्य कोर और दूसरा है इंटरनल कोर या आंतरिक कोर। सरप्राइजिंगली एस वेव्स यहां से आगे नहीं जा पाती हैं। हमारे सामने क्लियर हो गया कि आउटर कोर किससे बना हुआ है, ठोस या तरल? तरल। तभी तो एस वेव्स उसमें से नहीं निकल रही हैं, एस तरंगें नहीं जा रही हैं। तो ये जो बाह्य कोर है ये तरल अवस्था में है। यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव्स भी निकलती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ मौजूद हैं, एस तरंगें नहीं जा पाती हैं। इस कारण ये अंदर वाले कोर से अलग हो जाता है और ये निकल और फेरस जैसी चीज़ों से बना हुआ होता है। इसके भीतर एक और है जिसे हम कह रहे हैं आंतरिक कोर। यह आंतरिक कोर ठोस है, उन्हीं पदार्थों से निर्मित है जिनसे बाह्य कोर निर्मित है, लेकिन ठोस होने की वजह से पीक तरंग की गति इसमें अधिकतम होती है। लेकिन एस नहीं मूव कर रही इसमें भी। क्यों? क्योंकि वो तो बाह्य तरल कोर से ही हट गई है। अगर वो वहां से नहीं हटती तो एस इसमें जरूर हमें मिलती, लेकिन बाह्य परत चूंकि तरल था वहां से एस हट गई है, इसलिए यहां पर हमें सिर्फ पी तरंगे मिलती हैं। तो हमने 3 परतों के बारे में जान लिया। पहली परत हमारी थी क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरा कोर, और इनके बीच की सीमा रेखा को भी हमने देख लिया। लेकिन एक और शब्दावली जो बार बार आगे के चैप्टर्स में आपके काम आएगी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही, वो शब्दावली भी हम यहाँ पे क्लियर कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला जो शब्द आया वो आया एस्थेनोस्फीयर, दूसरा शब्द आया है वो है लिथोस्फीयर, और तीसरा शब्द आया है मीजोस्फीयर। एस्थेनो, लिथो, मीजो। स्फीयर का मतलब तो होता है गोला। यानी ये भी 3 परतों की बात कर रहा है। ये परतें थोड़ी सी क्रस्ट मेंटल कोर से थोड़ी सी अलग है। देखो एस्थेनोस्फीयर जो है वो एक पतली, गर्म, अर्ध ठोस सी परत है जो 130 किलोमीटर से 160 किलोमीटर की गहराई तक ही मिलती है। इसके ऊपर जो मिलती है उसको हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं, और इसके नीचे जो मिलती है उसको हम मीजोस्फीयर कह रहे हैं। डायग्राम में एकदम क्लियर हो जाएगा। जो ऊपर की ब्राउन कलर की जो परत है, भूरे रंग की जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इस स्ट्रिप में आप देखें, क्योंकि वो तो हमने अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, उसमें शायद ब्राउन कलर इतना क्लियर ना दिखे। इस स्ट्रिप में देखें, ये जो लंबी स्ट्रिप है इसमें कि ब्राउन कलर की जो परत है वो है लिथोस्फीयर, सबसे ऊपर। तो इस लिथोस्फीयर में क्या आ रहा है? क्रस्ट आ रहा है हमारा, और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि ये 160 किलोमीटर तक, 130 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि हमारा मेंटल तो 80 किलोमीटर के बाद ही शुरू हो रहा है। यानी मेंटल की ऊपरी परत, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहरविसिक असंबद्धता और क्रस्ट, ये तीनों चीजें लिथोस्फीयर में। दूसरी चीज जो आप ऑरेंज कलर की जो लेयर आप देख रहे हैं, संतरे से रंग की जो आप पट्टी देख रहे हैं, वो है आपकी एस्थेनोस्फीयर। 130 से 160 किलोमीटर की गहराई में मौजूद एक परत
जिसमें हलचल होती रहती है। इन हलचलों की वजह आगे हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि सारा आज ही अगर हम समझ लेंगे तो आगे के लिए क्या बचेगा। तो ये जो लेयर है ऑरेंज कलर की, ये है हमारा एस्थेनोस्फेयर। इसके नीचे येलो कलर की जो स्ट्रिप आपको दिख रही है वो है मेसोस्फेयर। उसके बाद है कोर। यानी हमने सिर्फ क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में, इन दोनों को ही 3 भागों में फिर से विभाजित कर दिया, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम बार बार बात करेंगे एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये मेंटल की बात हो रही है या क्रस्ट की बात हो रही है। तो अब इस आज के इस क्लास में हमने ये सीख लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि हमने क्या सीखा। नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर देखें, आपको एक डायग्राम यहाँ पे नज़र आएगा, और ये डायग्राम आप पहले देख चुके हैं, तो थोड़ी सी चीटिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में आपने देख लिया था कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है और ए क्या है। एक बार फिर रिवाइज करें कि 1 नंबर और 2 नंबर किसका पार्ट है, ये क्रस्ट का। 1 नंबर है महाद्वीपीय क्रस्ट और 2 नंबर है महासागरीय क्रस्ट। और गहराई आप देखें साइड में लंबवत दिशा के अंदर गहराई लिखी हुई है 30 से 65 किलोमीटर, जिसे हम 80 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं। नीचे की तरफ आ जाएं, ए जहां बना हुआ है वो ए है मोहर-विसिक असंबद्धता। ग्रीन शेड्स में आए, हरे रंग में, यहाँ 3 और 4 लिखा हुआ है। इस डायग्राम के अंदर मेंटल को हमने 2 बड़े बड़े भागों में विभाजित किया है, और 3 नंबर है ऊपरी मेंटल और 4 नंबर है निचला मेंटल। 4 नंबर के बाद आप जब 5वें नंबर पर आएंगे तो आपको वहाँ बी नज़र आ रहा है, वो भी उतनी ही मोटी रेखा के साथ है। ये जो बी है ये है आपका गुटनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद कोर शुरू है, 5 और 6 दोनों कोर है, लेकिन इन दोनों के बीच में फिर एक लाइन है, यानी एक बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। ये जो लंबवत दिशा के अंदर है वो इनकी गहराई है कि कितनी गहराई पर ये हमें मिल रहे हैं या कितनी इनकी मोटाई है। और जो धरातल के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, वो है कि पृथ्वी की सतह से ये कितनी गहराई के ऊपर हमें मिल रहे हैं। इसे में आप देखें कि हमने सबसे पहले घनत्व की बात कर ली थी कि घनत्व जो है वो सतह पर तो ज़्यादा है और केंद्र में जैसे जैसे हम जाते हैं वो बढ़ जाता है, लेकिन हमने ये बात नहीं की थी कि वो कितना बढ़ता है। देखें, पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.7 से 3 के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। दूसरा जो हम देखें वो मेंटल के बारे में बात करें, और यहाँ पर ये पहुँच जाता है 5.5 तक। क्यों? क्योंकि ये सीमा से निर्मित है, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भारी होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इस वजह से यहाँ का घनत्व बढ़ जाता है। तीसरी हम बात करें तो हम बात करते हैं आउटर कोर की बात, और आउटर कोर यानी बाह्य कोर जो है यहाँ का घनत्व है 11, और भीतरी कोर की जब हम बात करें तो वो कोर, वहाँ का जो घनत्व है वो है 13.3। चूंकि दोनों एक ही पदार्थ से निर्मित है, और वो पदार्थ है निकल और फेरस यानी नीफे। कई बार आप लोगों से सवाल ये भी कर लिए जाते हैं कि पृथ्वी के सीमा परत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहां पर आप जवाब देंगे कि सीमा का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित परत, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं। ठीक है, सीमा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित, और निफे, निफे क्या है? निकल और फेरस से। लेकिन ये जो सियाल, सीमा, निफे जिसे आप 11th-12th में रटते आ रहे थे, इसको छोड़ते हुए अब हमें परतें समझनी होगी क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में। तो हमने देख लिया कि किस तरह से पृथ्वी अपनी अंतरतम के अंदर अलग तरह से बनी हुई है, परतों के रूप में बनी हुई है, और इन परतें, ये जो जितनी भी परतें थी, ये सब अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर रखती है। इनका संगठन अलग है, कुछ की अवस्था अलग है, कुछ सेमी सॉलिड मिल रही है आपको, कुछ बिल्कुल ठोस मिल रही है, तो कुछ तरल में मिल रही है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि इनके घनत्व में, ताप में, दाब में इतना परिवर्तन हो रहा है कि पी और एस वेव्स बिल्कुल सडन मूव कर रही हैं, और वहीं पर हम असंबद्धताओं का नाम भी दे रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अंतरतम में परतों में बनी हुई है। ये परतें 3 हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनका घनत्व अलग है, ताप अलग है। 2 असंबद्धताएं मौजूद हैं, जिसको हम कहेंगे मोहर-विसिक असंबद्धता और गुटनबर्ग असंबद्धता।
तो आज के बाद जब भी आप ऑरेंज खाएं, संतरा खाएं या नारंगी खाएं, तो एक बार ज़रूर गौर से उसके स्ट्रक्चर को देख लेना कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल वैसी है। बीज जहाँ से आप उसकी छिलके को उतारते हैं, उसके बाद का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लचीला होता है, जेली लाइक, वो हमारा मेंटल है। बीज जिसे हम फेंक देते हैं वो हमारा कोर है, और बाहरी कवर जो हमारे कोई काम नहीं आ रहा वो क्रस्ट है, जबकि क्रस्ट के ऊपर ही हम हमारा सारा काम, अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वजह से, इसमें जो हलचलें हो रही हैं उनकी वजह से किस तरह से इसके धरातल के ऊपर विभिन्न रूप बन रहे हैं, स्वरूप बन रहे हैं, उच्चावच नजर आ रहे हैं, या पृथ्वी अपनी दूसरी क्रियाएं कर रही हैं, ये सारी चीज़ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास आगे आने वाले क्लासों की जड़ है, मूल है, आधार है, और इसी के आधार पर आपको ये पता चले कि किस तरह से हमारी पृथ्वी हमारी सतह के नीचे भी इतनी ही वैरायटी लिए हुए है जितनी ये हमें बाहर नजर आती है। आज के लिए इतना ही।